हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है, जिसमें सामान्य भूगोल लिखा है यहाँ पे, और उसमें भी हम भारत का भूगोल करेंगे। चैप्टर नंबर 6 दोस्तों हमारा चल ही रहा है, जो कि है अपवाद तंत्र। इसका पार्ट 3 आज करेंगे हम गाइस। यहाँ पे लिखा है दक्षिण भारत की नदियाँ। तो नदियाँ चल रही हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है हमारा सिलेबस। आइए देखते हैं। पहला है आपका सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, ठीक है। देन आप सारे इसके पॉइंट्स देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, प्रजातियां जनजातियां हैं, भाषाएं हैं, अपवाद तंत्र है, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण भारत की नदियां हैं। फिर बाकी की नदियां हम देख लेंगे क्या क्या है। उसके बाद हम जलवायु पढ़ेंगे। बाकी आप देख लीजिए क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार पढ़ने से पहले सिलेबस देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। एटलीस्ट हमें पता होता है कि हम इस वक्त हैं कहाँ पे और हमें अभी करना कितना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और है गाइस, अगर आपको वीडियो सच में बहुत पसंद आती है तो गाइस एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, नहीं पसंद आती है, थोड़ी भी पसंद आती है, तो कोई बहुत लोड की बात नहीं है गाइस। लाइक करिएगा अगर पसंद आती है तो, ठीक है। अगर सच में पसंद आती है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस आप थोड़ा टाइम लीजिए, 2-3 वीडियो देख लीजिए, समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, फिर क्या है और क्या कहें। अगर अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना है तो दोस्तों बिल्कुल सजेस्ट भी करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उससे पूरा करूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर हम यहाँ पे करते हैं अपनी बातों को ख़त्म, शुरू करते हैं वीडियो को, चैप्टर को। तो गाइस यहाँ लिखा है दक्षिण भारत की नदियाँ। चलिए देखते हैं क्या है। एक बार हम अगर इमेज देख लेते हैं, ये तो थोड़ी हौच पौच हो गई है दोस्तों, तो इस इमेज को क्या करा जाए देख लेते हैं एक बार। थोड़ी बहुत नदियाँ जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए गाइस, ये आई थिंक आप लोग को पता होगी, सिंधु, जैसे ये सिंधु रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने गंगा नदी का देखा था। तो गाइस यहाँ से ऐसे देखिए, गंगा रिवर ऐसे करके जा रही है। तो उसकी सहायक नदी में देखिए, यहाँ पे यमुना है, रामगंगा है, राइट। यहाँ पे चंबल यमुना की सहायक है, सिंध आपकी यमुना की है, बेतवा है यहाँ पे आपकी यमुना की सहायक नदी, ठीक है। अब यहाँ पे गंगा आपकी ऐसे करके जाती है हुगली, और दामोदर जाके गंगा में आपकी हुगली में मिलती है, ठीक है। और यहाँ से गाइस जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इतना तो हमको पता चल गया गाइस, ये लूनी रिवर है, राजस्थान से आएगी और क्या गुजरात में जाएगी, वहीं पे कहाँ गायब हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं। एक आपकी देखिए यहाँ पे है स्वर्ण रेखा नदी है, एक कोयल रिवर है, एक महानदी है, और गैस कौन सी यहाँ पे एक नर्मदा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक आपकी ताप्ती रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और गैस किसकी बात करें, यहाँ देखिए एक गोदावरी रिवर है, वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी आपकी। यहाँ पे एक आपकी है कृष्णा रिवर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन आपकी यहाँ पे कावेरी रिवर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गैस। और हम क्या देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है। और कौन सी देखें, भीमा रिवर है गैस, ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंद्रावती जो गोदावरी की सहायक रिवर है वो भी। और यहाँ पे एक रिवर यहाँ पे है गैस, ये देखिए पेन गंगा है, गोदावरी की सहायक रिवर है, ठीक है। तो ये हो गई मेन रिवर्स हो गई। और यहाँ पे है लिखा है बेंगई, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है नीचे की थोड़ी सी रिवर्स है, रिवर हैं, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार से। चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा, एटलस लेके ज़रूर बैठिएगा। बिकॉज गाइस क्या होता है ना, अगर आप जियोग्राफी पढ़ें और आप सोचें मैं बिना एटलस के कर लूँगा, तो ये खतरनाक बात है गाइस, नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलो छोड़ो ये सारी बातें। अब हमारी कोशिश रहेगी कि जिसने पहली बार भी स्टार्ट किया है उसको भी थोड़ा सा आसान लगे। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ये सब कुछ नहीं था। अब लिखा है प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर जो नदियां हैं, जैसे महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये क्यों बनाई है, ये एक्चुअली क्या है, पूरब की ओर बहती है। देखिए गाइस, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, मतलब पश्चिम से चलती है और पूरब की तरफ बहती है ये। अब बंगाल की खाड़ी में क्या है, गिर जाती हैं। मतलब जब आप भारत के इधर देखेंगे तो गाइस ये वाली जो पोर्शन है,
सॉरी। तो ये वाला पोर्शन है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से नदियाँ आती हैं बंगाल की खाड़ी में सब गिर जाती हैं, पूरब की ओर गिरती हैं। ठीक है, तो ये थी बहुत छोटी सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये नदियाँ क्या है, मुहाने पर क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, डेल्टा का निर्माण का मतलब हुआ ये अपने संग मिट्टी विट्टी जो है बहा कर लाती हैं और समुद्र में गिरने से पहले इसको कहीं पे जाके रोक देती हैं, और उसकी वजह से क्या है, पूरा का पूरा ऐसे करके क्या होता है, डेल्टा सा बन जाता है, इसलिए हम इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि ये आपका भारत का समझ लिए पूर्वी घाट है, यहाँ से नदी आ रही है अपने संग मिट्टी विट्टी ला रही है और यहाँ पे क्या है, छोड़ती जाएगी। जब समुद्र में गिरती है तो यहाँ पे छोड़ती जाती है, तो यहाँ पे ना मिट्टी से कुछ इस तरह का शेप बन जाता है। ठीक है, जो डेल्टा का शेप, डेल्टा का शेप ये होता है, तो कुछ इस तरह का शेप बनता है, इसलिए हम कहते हैं डेल्टा का निर्माण करती है, और करती भी है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और जो माही प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब आइए देखते हैं, समझते हैं। तो इसने कहा नर्मदा इस साइड बहती है पश्चिम की तरफ, ताप्ती भी आपकी इस साइड ही बहती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये यहाँ पे करती है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो यहाँ की तरफ नदियाँ बहती है ना, वो क्या है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये वाली नहीं करती है, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं जो इस साइड आती हैं। चलो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है नर्मदा नदी जो है आपकी, पहले हम नर्मदा देख लेते हैं कहाँ पे। तो ये रही आपकी, ओके, तो ये रही आपकी नर्मदा रिवर, राइट। चलिए, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। मतलब मैकाल पर्वत आता है विंध्य श्रेणी के, आप थोड़ी सी और आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, मैकाल पर्वत आता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आता है मैकाल पर्वत आता है, उस पे एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, और यहीं से अमरकंटक से ही एक सोन रिवर जाती है जो हमने गंगा नदी तंत्र में पढ़ा था, और वो ऊपर की तरफ जाती है, उत्तर की तरफ, और गंगा से जाके मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो अमरकंटक से ये निकलती है। अब अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए, अरब सागर जो है आपका किस साइड है गाइस, मतलब यहाँ से निकलती है और ये है आपका अरब सागर, यहाँ पे जाके गिरती है, और प्रायद्वीपीय भारत की गाइस ये सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, यानी कि ये हो गया विंध्य पर्वत या विंध्याचल, और नीचे हो गया आपका सतपुड़ा। यहाँ पे है अमरकंटक की चोटी, यहाँ से निकलती है और इन दोनों के बीच से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। इन दोनों पर्वतों के बीच क्या है, एक भ्रंश घाटी है। मतलब भ्रंश घाटी क्या होता है, इधर भी बड़ा सा ऊंचा सा पर्वत, यहाँ पे भी, और बीच में घाटी है गाइस, वो भ्रंश घाटी हो गई। ठीक है, जिससे पतली सी होती है, सकरी सी होती है, मतलब संकरी सी होती है, मतलब बहुत चौड़ी वौड़ी नहीं होती है। तो लिखा है जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, अब नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर जो है बहाव का कारण क्या है, वो है भ्रंश घाटी। पूछा गया है कि पश्चिम की तरफ ही क्यों बहती है, तो इसका जो कारण है मेन, वो है भ्रंश घाटी उसी तरफ बह रही, मतलब उसी तरफ झुक रही होगी वो, तो नदी भी उसी तरफ बहती चलेगी। अब लिखा है नर्मदा नदी की जो लंबाई है गाइस कितनी है हमारी, 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है आपका, 98,796 वर्ग किलोमीटर। मतलब इससे जो प्रभावित एरिया है ना गाइस, वो इतना सारा है, इतने वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, ना कि डेल्टा बनाती है। हमने कहा ना, जो इस साइड बहती है, इस साइड जाके गिरती है अपनी लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में जो गिरती है, पश्चिम की ओर गिरती है, वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। अब लिखा है जबलपुर के निकट जो है संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज से बहती है। ठीक है, जबलपुर के पास गहरे गार्ज से बहती है, वो भी संगमरमर शैलों में, यानी कि जो पर्वत, यानी पर्वत नहीं, जो वहाँ पे चट्टानें होंगी वो संगमरमर की होंगी, उससे होती हुई बह जाती है। ठीक है, अब लिखा है जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और जहाँ क्या बनाती है, धुआंधार प्रपात बनाती है, यानी कि एक क्या है, वाटरफॉल। ठीक है, यानी एक झरना जैसा समझ लीजिए, तो उसका नाम है धुआंधार प्रपात बनाती है। ठीक है, फिर गिरती है नीचे। लिखा है अब सेकंड रिवर लिखी है ताप्ती नदी, आइए ये भी देख लेते हैं गाइस। तो ये देखिए नर्मदा के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगी ताप्ती रिवर।
तो ये भी आपकी पश्चिम की तरफ गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। और इसमें क्या बताना है, हाँ ये भी आपकी भ्रंश घाटी में होती है, मतलब दोनों तरफ जो इसके पर्वत होता है, बीच में घाटी होती है, उसमें बहती है। तो गाइस हमने जब देखा था नर्मदा का, तो हम जानते थे नर्मदा के ऊपर विंध्य श्रेणी है और बीच में नर्मदा के नीचे कौन सी थी, सतपुड़ा। अब इसका मतलब ये हो गया कि ताप्ती के ऊपर सतपुड़ा है, ठीक है। मतलब सतपुड़ा पर्वत कुछ इधर था, आपका विंध्य पर्वत इधर था, जिन दोनों के बीच में से नर्मदा बह रही थी। तो हम कहें ताप्ती के ऊपर सतपुड़ा पर्वत हो गया। चलिए अब थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा वॉइस। तो यहाँ लिखा है कि जो ताप्ती रिवर है ना, ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है। बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, सॉरी। तो ये जिला है और सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। हमने देखा ना ताप्ती के ऊपर सतपुड़ा होगा, ठीक है। अब इसने लिखा इसकी इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। अब्बा क्षेत्र भी इसने लिखा है 65,145 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, सॉरी। और मध्य प्रदेश, अब ये कहाँ कहाँ देखिए बह रही है, मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये कहाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो वैसे देखिए यहाँ पे एक जैसे आप बनाते हैं ना ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका पड़ता है कुछ मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात हो गया और ये आपका हो गया महाराष्ट्र, मान लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलती है, फिर महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाती है और यहाँ जाके अरब सागर में गिरती है। उससे पहले ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। चलिए तो दोस्तों एक बार अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में। नेक्स्ट रिवर कौन सी है आपकी, गोदावरी है, राइट। तो गोदावरी हम मान लेते हैं, ये रही आपकी ये गोदावरी हम मान लेते हैं। गोदावरी ऐसे जाके यहाँ की तरफ गिरती है, ठीक है। चलिए अब गोदावरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके देखिए ये लिखा है गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए जब हमने नर्मदा पढ़ी थी ना गाइस, तो नर्मदा भी लंबी नदी बोली गई है प्रायद्वीपीय भारत की, लेकिन पश्चिम की तरफ गिरने वाली, ठीक है। ये गिरती है पूरब की तरफ और प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा से भी लंबी नदी यही है गोदावरी। मतलब कहें तो गंगा के बाद आपकी गोदावरी का नाम आता है, ठीक है। और इसे क्या है, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई और गंगा की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस आइए देखते हैं, गोदावरी भारत की सबसे लंबी, सॉरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है और ये नदी महाराष्ट्र के नासिक, देखिए महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, राइट, ठीक है गाइस। तो ये कहाँ से निकल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। मतलब दक्षिण पूर्व तो गाइस ये हो गया कुछ, तो यहाँ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर लिखा है प्रायद्वीपीय नदियों में जो गोदावरी का अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय भारत में। अब लिखा है कि इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, पुडुचेरी, येमेन में स्थित है। मतलब इसका जो आप कहाँ कहाँ तक विस्तृत है ना, आप ये कह लीजिए कि इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र तक है, मतलब किस किस राज्य तक है। तो गाइस अगर आप ऐसे करके मैप बनाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा महाराष्ट्र और यहाँ मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर यहाँ मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, यहाँ पे ऐसे करके आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ आपको मिलेगा तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी आपको मिलेगा इसका प्रभाव, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है कहीं ना कहीं, और उड़ीसा में भी है गाइस, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है, यहाँ पे आपको कर्नाटका मिलेगा, फिर यहीं पे आपका पुडुचेरी येमेन स्थित है, ठीक है। तो इतनी जगह, और महाराष्ट्र भी है गाइस, है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी, तो इतनी जगह तो इसका ये पूरा इतनी जगह है जो इसकी द्रोणी है, ठीक है। अब लिखा है गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। तो अब जैसे हमने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां पढ़ी, जैसे हमने गंगा की पढ़ी, वैसे अब गोदावरी की भी देख लीजिए कौन कौन सी है। तो गाइस देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, तो 2-4 बार पढ़ेंगे वैसे भी याद हो जाएगा। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, इंद्रावती, फिर है बेनगंगा। तो ये हो गई। गोदावरी नदी को जो है बड़े आकार और विस्तार के कारण, इसका आकार बड़ा है, विस्तार ज़्यादा है, तो इसे दक्षिण गंगा और क्या वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। बड़ा आकार, वृहद मतलब विस्तार के कारण, बृहद आकार, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा कहते हैं।
एक्चुअल गाइज मैं इस पर तब फोर्स क्यों कर रही हूँ, बिकॉज क्या है कि कावेरी को भी क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। कावेरी को क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे। फिलहाल गोदावरी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आकार बड़ा है, विस्तार ज़्यादा है, आकार और विस्तार की वजह से इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। बृहद गंगा भी इसका ही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कृष्णा रिवर पे, ठीक है। चलिए कृष्णा रिवर भी एक बार हम लोग मैप में देखते हैं। तो कहाँ है कृष्णा रिवर, ये रही आपकी। तो गाइस ये है आपकी, देखिए कृष्णा रिवर ये जा रही है आपकी, ठीक है। महाराष्ट्र से ही ये भी आ रही है। आपकी गोदावरी भी महाराष्ट्र से आ रही थी, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकल रही थी, ठीक है। कृष्णा भी आपकी महाराष्ट्र से आ रही है। चलिए थोड़ा सा अब इजी हो जाएगा समझना। तो लिखा है कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में क्या है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। ये याद रखिएगा गाइस, कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कहाँ गिरती है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियों में है तुंगभद्रा, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, 4 बार जरूर पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, आपकी तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, पेनगंगा, दूधगंगा, मूसी, भीमा, सहायक नदियाँ हो गई। अब इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ है, मतलब ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य से इसका मतलब है, मतलब इसका पानी कहाँ तक पहुँच रहा है। तो गाइस देखिए महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मतलब कुछ इस तरह से है आपका। ये आपका ऐसे बनेगा, यहाँ मान लेते हैं महाराष्ट्र है, फिर गाइस आगे ये वाला आपका तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे सॉरी तो ये महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटका है, ये आंध्र प्रदेश है, ये आपके तेलंगाना है। तो इतने में इसका कुछ फ़र्क पड़ता है, मतलब यहाँ से ये द्रोणी है पूरी की पूरी कृष्णा रिवर की, ठीक है। कहाँ से निकलती है गाइस, ये निकलती है आपका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, ठीक है। अब इसने लिखा है कि अब यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ क्या लिखी है, कृष्णा नदी जल विवाद, मतलब इसके जल को लेकर बड़ा विवाद है। देखिए बहुत सारे राज्यों से निकलती है ना भैया, राज्य कह सकते हैं कि भैया इतना पानी हम आपको क्यों दें, हम तो अपने पे बांध बना ले रहे, बांध बनेगा तो दूसरे राज्य को इससे फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या है, विवाद चल रहा है। तो इसमें लिखा है कि विवाद किस किस के बीच में है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में विवाद चल रहा है, और क्या 1957 से चल रहा है। मतलब सोचिए ये भारत के आज़ाद होने के 10 साल बाद से चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। अब इसके निपटने के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, यानी कि RS बहावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर दो भिन्न न्यायाधिकरण का गठन किया जा चुका है, ठीक है। कब से चल रहा है गाइस, 1957 से चल रहा है, जो कि अब तक चल रहा है, अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया जा चुका है। अब यहाँ पे लिखा है महानदी, तो एक बार चलिए महानदी भी देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगी, देखिए यहाँ पे महानदी ये निकल रही है और यहाँ जा रही है, ठीक है, उड़ीसा में। चलिए आइए अब पहुँचते हैं, महानदी पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है महानदी जो है मध्य पूर्व भारत की नदी है, ओके। तो मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिले से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। 858 किलोमीटर लंबी ये नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती है। मतलब ये समझ लीजिए कि जब आप मैप बनाते हैं तो यहाँ पे हो गया उड़ीसा, उड़ीसा के इधर है छत्तीसगढ़, यहाँ से निकलती है उड़ीसा जाती है और वापस से कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पाराद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। जो इस साइड वाली नदियाँ होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आते हैं कावेरी रिवर। तो गाइस ये कावेरी भी चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ है, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे। नए बच्चों को दिक्कत होती है गाइस, पुराने बच्चों को सब पता है, ठीक है। तो गाइस ये रही आपकी कावेरी रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, जो कावेरी नदी है वो कर्नाटका के कुर्ग जिले, कर्नाटका से निकल रही है गाइस, जैसे कि आपका ये है। तो यहाँ होता है कर्नाटका, यहाँ होता है केरल, यहाँ होता है तमिलनाडु, ठीक है। ये मैं बिल्कुल सही से नहीं बनाती हूँ, बट बस आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए,
कि कहाँ पे ये राज्य आपको मिलेंगे। ये बनाया गलत है गाइस, काफ़ी क्या मतलब कि ये तो टच होना चाहिए ना, जो कि मैंने नहीं करा, बस इतना ही गलत है। ठीक है, अब ये कर्नाटका का एक जिला है कुर्ग जिला, वहाँ से क्या है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, 805 किलोमीटर बहती है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 87,900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक जगह है आपकी तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, कर्नाटका से ये निकलती है गाइस। ठीक है, यहाँ ऐसे जाती है और तिरुचिरापल्ली में यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे जाके गिर जाती है। अब इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो गाइस देखिए, इसका अपवाह क्षेत्र आपका केरल में भी है, कर्नाटका में भी है और यहाँ पे तमिलनाडु है और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, पुडुचेरी भी मिलेगा। ठीक है, यानी एक संघ शासित यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, बाकी आपके राज्य हैं केरल, कर्नाटका और क्या आपका तमिलनाडु। अब लिखा है कि जो पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद जो है कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है और यहाँ यह क्या है श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। कौन सी, कावेरी रिवर, ये द्वीपों का निर्माण करती है गाइस। कौन कौन से हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। अब यहाँ लिखा है कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो वह है अमरावती, भवानी, हेमावती, फिर है काबिनी। तो 4 हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पढ़ेंगे याद हो जाएगा। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कावेरी नदी बनाती है। ठीक है, शिव समुद्रम के नाम से इसको जाना जाता है। तो गाइस, तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात है वो कावेरी रिवर बनाती है, जिसका नाम है शिव समुद्रम। अब इसने लिखा प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत, अब इससे बिजली पैदा होती है, ऑब्वियसली गाइस पानी से बिजली पैदा होती है। तो इससे जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो मैसूर, बंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसने लिखा एस्चुरी, जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। देखिए, जो डेल्टा होती है वो क्या है, समुद्र में नहीं जाते हैं, उससे पहले ही वो जितना भी मलबा है उसको छोड़ देती है और ऐसे डेल्टा के आकार का बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, इसको बहाकर ले जाती है समुद्र में, कुछ भी नहीं बनता है, बिल्कुल समुद्र में पहुंच जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो है समुद्र तथा नदियों के मिलन बिंदु को, मतलब क्या है, डायरेक्ट जैसे ही समुद्र है ये डायरेक्ट जाके यहाँ मिल जाएगी, समुद्र में घुस जाएगी नदी। ठीक है, लेकिन डेल्टा में गाइस ऐसा नहीं होता है। जैसे नदी आ रही है, पहले यहाँ पे ऐसे करके मिट्टी का या जो भी चीज़ें हैं अपने संग बहाकर ला रही है, उसका ये डेल्टा बनाती है, उसके बाद ये समुद्र में चली जाती है और एस्चुरी में डायरेक्ट ये समुद्र में घुस जाती है। अब लिखा है विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी है, सेंट लॉरे नदी की है। तो गाइस ये बताइए कि सेंट लॉरे नदी है कहाँ पे। तो गाइस ये जो है ना आपको मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है नदियाँ हैं, उद्गम है, लंबाई है। तो इसने लिखा है ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक ही चार्ट में दे दिया, बहुत अच्छी बात है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नर्मदा। तो नर्मदा देखिए मैकाल पर्वत है आपका मध्य प्रदेश में, उसके अमरकंटक से निकलती है और ये जो है आपकी पश्चिमी तट पे गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर ताप्ती नर्मदा के नीचे ही है, ये आपको मध्य प्रदेश में ही बैतूल जिला है, उसके मुल्ताई से निकलती है, ये रही उसकी लंबाई। तो गोदावरी कहाँ निकलती है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक के पास क्या है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गाइस, और पश्चिम की तरफ गिरने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी, लेकिन पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। फिर कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है गाइस, कर्नाटका के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और जो महानदी है वो आपकी छत्तीसगढ़ धमतरी के
सिहावा पहाड़ी से निकलती है, राइट। अब यहाँ नदी और उनकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है गाइस, एक ही साथ आपको सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना हम इतनी पढ़ के आए ना, हौच पौच करके आए, वो आपको देखो सिंपल सा 2 चार्ट में सब कुछ मिल गया गाइस, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ लिखा है गोदावरी की जो सहायक नदी है यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है? पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरी, बेनगंगा, इंद्रावती है। आपका कृष्णा की है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी की है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। फिर महानदी की है शिवनाथ, हसदेई, इब और तेल। तो इसमें देखिएगा, इस तेल तो बहुत जगह पूछा गया है कि तेल किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो वो है आपकी किसकी? महानदी की। तो दोस्तों जो है हमारा जो नोट्स वाला पार्ट है ख़त्म हो गया है। अब फटाफट क्या करते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और वीडियो को करेंगे स्टॉप। तो गाइस यहाँ पे 24 मिनट की वीडियो बन चुकी है, अगले 20 मिनट की और रह जाएगी, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस जल्दी से इसके क्वेश्चन करते हैं, आसानी क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो पश्चिमी घाट हो गया गाइस कौन सा? ये वाला, तो बिल्कुल नहीं करती हैं। और वे छोटे मार्ग में तीव्र गति से जो है कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, ठीक है, तीव्र गति से बिल्कुल प्रवाहित होती है। तो गाइस इसका आंसर देखिए क्या है? ए, यानी कि जो आपका ए में क्या है, इसने लिखा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये नदियाँ तीव्र गति से आती हैं, डायरेक्ट समुद्र में चली जाती हैं, अपने संग जो भी कंकड़ पत्थर गाद जो भी लाती डायरेक्ट इसको बहा के क्या है समुद्र में ले जाती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन पूर्वी घाट में इसका जस्ट उल्टा होता है, वो जो ये गाद होता है उसको जमा करती जाती हैं और एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसके बाद जाके ये समुद्र में मिलती है। तो ये इसका आंसर, आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ कहानी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है गाइस। तो इसको क्या है, जो मैंने अभी छोटा सा बोला ये इसमें आपको सारा मिलेगा, एक बार इसको क्या है आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गलत है। नर्मदा और ताप्ती हमने देखा कहाँ गिर रही थी, आपकी अरब सागर में गिर रही थी, परंतु जो नर्मदा और ताप्ती है अरब सागर में गिरती हैं। तो गाइस ये ऑलमोस्ट सही है, ठीक है, ये दोनों आपकी अरब सागर में, बाकी की आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है। अब लिखा है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी सही है गाइस। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है, आपका ए है, यानी कि दोनों ही सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका जो है प्रमुख कि नर्मदा और ताप्ती जो है विभ्रंश घाटी से होकर, इसका जो प्रमुख कारण है क्या है कि ये नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण ना करके क्या है जो है भ्रंश में प्रवाहित होती हैं, इसी कारण ये कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखा है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ क्या है पूर्व की ओर बहती हैं, ये भी सही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइस ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत होती है, बिल्कुल सही। ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी सही है, मतलब विंध्य पर्वत उसके ऊपर है और सतपुड़ा नीचे है। और लिखा है कि भूमि की ढाल जो है मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। चलिए तो गाइस इसमें जो आंसर है आपका है ए। तो गाइस नर्मदा नदी, तो इसमें क्या बताना है कौन सा सही है? इसमें लिखा है ए, यानी कि केवल 1 सही है। चलिए इसकी एक बार व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है नर्मदा नदी की पश्चिम की ओर बहाव का कारण क्या है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो बस ये हमारा हो गया सही। ओके, मध्य भारत में भूमि की ढलान जो है पूर्व की ओर है, तो इसमें लिखा है किसी विकल्प में यदि 1 और 2 दिया है तो। ओके, एक बार विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो विकल्प है ना, तो गाइस इसमें विकल्प में सिर्फ इसने दिया है 1, जबकि इसके पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो गाइस इसका आंसर सही बताएं तो इन सब में कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर है 1 और 2 होना चाहिए, जो हमारे विकल्प में ही नहीं है, तो इसको भी लगाना गलत है, क्योंकि गाइस दूसरा भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो आई डोंट नो इसमें ए क्यों लिखा है, जबकि इसका आंसर इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी तो हम लोग समझ गए हैं, आगे ऐसी गलती होती है नहीं होती है तो एग्जामिनर के ऊपर है कैसा वो पेपर बना रहा है, गलत बनाया, ठीक है। यहाँ पे 4th क्वेश्चन है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होके गुजरती? अभी हमने देखा ऊपर बहती है उसके विंध्य और नीचे है आपकी सतपुड़ा। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, गलत, क्योंकि यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है जो पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। वह एक भ्रंश घाटी से बहती है, सही है, यानी ए गलत है आर सही है। तो देखिए ए गलत है आर सही है, डी आंसर है आपका। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण क्या है, उसमें गाद का अभाव होता है, ठीक है, गाद होता ही नहीं है।
अब लिखा है निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो इसमें है नर्मदा नदी, क्योंकि पश्चिम की तरफ बैठती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। लिखा है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गाइस इसमें नर्मदा, तापी दोनों ही है, यानी कि सी और डी दोनों ही है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ठीक है, इसका भी आंसर आप कुछ बता नहीं पाएंगे। पता नहीं इतनी छोटी छोटी गलतियां कैसे हो जाती हैं एग्जामिनर से। 4 बार पढ़ के हम गलती नहीं करते गाइस। यहाँ पे देखिए, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, हम नोट्स में पढ़ के आए गाइस। वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए बार बार एक ही चीज़ पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा, तापी। तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट, अभी हम पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था ये। ठीक है, आई होप आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें भी कुछ नहीं है। तो इसमें लिखा है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदियां जो है आपकी प्रायद्वीपीय। गॉड, तो गाइज ये भी आपका ओके, सॉरी ये पेज ही रिपीट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते चलिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है अधोलिखित में से कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें आंसर है डी, यानी कि ताप्ती रिवर। तो इसमें लिखा है नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसमें बाकी कहानी जो है ना वो सारी पुरानी है, इसमें नई में इसमें बस इतना है, ये भी हालांकि आप लोग जानते हैं। तो गाइस जहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया ना, ये कुछ नया है इसकी व्याख्या में, हालांकि और सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, चाहे तो मैं आपको पढ़ के बता दूँ। चलिए देख लेते हैं एक बार, मतलब नोट्स में आप पढ़ के आ चुके हैं। इसमें लिखा है ताप्ती नदी है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, और ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। और ये नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है? अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा भी विभ्रंश घाटी में, तो इस विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो गाइस इसमें कुछ नया नहीं था। दूसरा जो है ये आंसर है, जहाँ पे मैंने लिखा है आर, यानी कि ये क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आप पढ़िए, आंसर भी आप दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 भी रिपीट हो रहा है आपका। अब 11 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है ओके, छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है, जनपद की बात कर रहा है। खतरनाक हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, तो इसने कहा कि नर्मदा बेसिन का भाग है। तो यहाँ पे लिखा है राजनंदगांव, रायपुर, फिर लिखा है बस्तर, और यहाँ लिखा है कोरबा। तो राजनंदगांव, जिसने बहुत डीप पढ़ा है इस आंसर बता सकता है, अदरवाइज देखिए इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपद में। देखिए छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है, और ये जनपद सारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये छत्तीसगढ़ वाले टेंशन ले कि यार इसका आंसर हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो वो बता भी देंगे, क्योंकि एक होता है ना स्पेशल होता है, जैसे यूपी स्पेशल होता है, वैसे उनका भी होता होगा। ठीक है, वो आसानी से बता देंगे, और यूपी वाले, झारखंड वाले टेंशन इतना ना लें। ठीक है, तो वैसे यहाँ लिखा है कि छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपद में से जो है राजनंदगांव जनपद का जो है 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो गाइस आपकी नर्मदा रिवर निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। दूसरी जो गंगा की सहायक नदी है यानी कि सोन, वो भी आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो गाइस इसमें और कुछ है, तो ये क्या है, अरब सागर से क्या है, कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। ये कुछ नया था। लिखा है नर्मदा घाटी उदाहरण है, ओके। तो बी लिखा है भ्रंश घाटी का, कितनी बार हम पढ़े कि नर्मदा भ्रंश घाटी से होती हुई जाती है। फिर लिखा है नर्मदा घाटी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से? अमरकंटक से है, ऑप्शन है डी। ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट दोस्तों, आर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गाइस रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं। 17 भी आपका रिपीट हो रहा है। ये सारा काम आपका है, होमवर्क है गाइस। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम कहाँ है गाइस? यहाँ से ऐसे करके प्रवाहित, ये उत्तर पश्चिम होता है, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व होता है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। एक बार क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हालांकि ये व्याख्या में कुछ नया है, बाकी क्वेश्चन आपको पता है। लिखा है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ये और ये आपको पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं और ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, रिपीट हो रहा है, तो ये काम है आपका, पढ़ लीजिए क्या है, हालांकि कुछ नया नहीं है। 19 भी रिपीट हो रहा है गाइस। 20 देखते हैं क्या है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पश्चिमी घाट से नहीं मिलती है? गोदावरी, कावेरी, कबाम और क्या है, ताप्ती यानी कि तापी। पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है गाइस, यहाँ पे लिखा है नहीं निकलती है। तो गाइस पश्चिमी घाट कौन सा होता है? तो
तो यहाँ पे देखिए गोदावरी जाती है, कावेरी जाती है, कंबा इधर जाती है, लेकिन आपकी ताप्ती जो है इस साइड जाती है। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, ना कि पश्चिमी घाट से निकलती है। फिर अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कावेरी और जो है कबाम पश्चिमी घाट से निकलती है। मतलब इसने कहा कि जो आपकी है ताप्ती वो आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, बाकी आपकी कहाँ है, पश्चिमी घाट से निकलती है और इस तरह से ऐसे चली जाती है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। आगे 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर क्या है पुनः मिल जाती है। और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंग में द्वीपों का निर्माण होता है। तो गाइस इसमें कुछ ऐसा कहा है कि हमें आंसर तो देखिए पता है, इसका आंसर है कावेरी रिवर, हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 धाराओं में विभक्त होना क्या होता है कि ऐसे बह रही है, फिर 2 धाराओं में विभक्त, ऐसे बह रही है 2 धारा, ऐसी 2 धारा, और आगे जाके कहीं पे जाके ये सारी मिल जाती हैं। और यहाँ पे क्या है 3 द्वीपों का निर्माण होता है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र, श्रीरंगम। तो ये है आपकी कावेरी रिवर। देखिए क्या लिखा है, तो इसमें कुछ नया नहीं लिखा है दोस्तों, पहली बार वही हम पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो लिखा है कावेरी नदी जो कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, 805 किलोमीटर बहती है और ये इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, अब ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तमिलनाडु में मिलेगा। अब इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है, केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि है पुडुचेरी। ठीक है, अभी तक कुछ नया नहीं है। फिर पहाड़ी से निकल नीचे उतरने के पश्चात क्या है, कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कावेरी नदी का उद्गम है, अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, आपका कुर्ग जिला है, आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में है। देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा था गाइस, इसमें ही कहीं लिखा हुआ है गाइस। हाँ, तो यही लिखा है, देखिए कुर्ग जिला, ब्रह्मगिरी, कर्नाटका। तो गाइस यहाँ लिखा है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, अभी हमने देखा कहाँ कहाँ, ओके, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। तो गाइस इसका आंसर ये हो गया। और अगर एक बात करें तो पुडुचेरी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ओके, तो यहाँ लिखा है कावेरी को। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि गोदावरी को भी कहा गया क्योंकि वो बहुत बड़ी है आकार में। अब लिखा है इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विकल्प ए है, यानी कि कावेरी है। एनसीईआरटी में क्या है, गोदावरी है। ठीक है गाइस, पवित्र नदी की अगर बात करें ना दक्षिण की, तो वो होती है कावेरी रिवर, और गंगा भी हमारी क्या है, पवित्र नदी है, इसलिए कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा गया है। ओके, तो यहाँ ऐसा इतना एक्सप्लेन नहीं करा है, चलिए कोई बात नहीं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो गाइस किस किस के मध्य है ये देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। कब से चल रहा है, 1957 से चल रहा है। देखा है आर हो गया, यानी कि रिपीट हो गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, मतलब कौन सी बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो सबसे बड़ी तो आप इसमें जानते हैं गोदावरी है। सेकंड नंबर पे इसमें है गाइस, देखिए गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो सबसे बड़ी तो हम जानते हैं गोदावरी। सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं नर्मदा। गोदावरी, नर्मदा, फिर महानदी और ताप्ती। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आपका आंसर बी, क्योंकि ये 2 तो हम जानते ही थे, बाकी हम नहीं जानते थे, लेकिन 2 जानते थे, वो भी हमारे लिए बहुत है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा कौन सी कितनी लंबी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको क्या है, जोड़ने का कार्य किया गया है। तो किन 2 नदियों को जोड़ने का मतलब ये समझ लीजिए, इन दोनों के बीच में नहर बना दिया। एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है, दोनों को जोड़ दिया एक नहर बना के। तो किन दोनों को हाल ही में जोड़ा गया, हाल ही इसका है 2016 का, हाल ही है। तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया। तो ये कुछ नया है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि 2015 में गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने का जो है कार्य पूरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक और हिमालयी नदियों से जो है 14 लिंक निर्मित किए गए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में 16, हिमालय की नदियों में 14 लिंक जो है निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम आपको बताना है। मतलब पूर्व दिशा में बह रही है, यानी कि कुछ इधर इस साइड बह रही है, और ये बताना है कि भैया आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। सबसे ऊपर कौन से, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। लिखा है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंग्स। तो सबसे लास्ट में तो गाइस आप बता सकते हैं, देखिए सबसे लास्ट की 2 नदियां आप मतलब एक नदी बता सकते हैं जो कि है बेंग।
अब आती है कहानी स्वर्ण रेखा और महानदी पे। तो गाइस आप स्वर्ण रेखा भी बता सकते हैं, जो सबसे ऊंची नदी है मतलब उत्तर में। तो इसका आंसर हो गया, देखिए गाइस यहाँ पे है सबसे ऊपर है आपकी स्वर्ण रेखा, ठीक है। उसके बाद आती है महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंग। बहुत आसान था गाइस, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप एक बार मैप देखेंगे ना सब समझ जाएंगे। अब लिखा है दक्षिण भारत की नदियाँ जो है प्रमुख रूप से, ठीक है, प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अववाह तंत्र बनाती है। ओके, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सा बनाती हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है वृक्षानुमा। ये क्या होता है कुछ वृक्षानुमा, कुछ इस तरह से होता है, देखिए वृक्ष की तरह बनाती है अववाह तंत्र। चलिए अब लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ओके, सी सही नहीं है। गोदावरी नदी का जो उद्भव है वो क्या बता रहा है, महाराष्ट्र में होता है। तो ये सही नहीं, सॉरी गाइस, ये है सी। तो इसमें लिखा है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। गलत गाइस, ये होता है आपका महाराष्ट्र में ये आपका होता है कर्नाटका में, ना कि आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये गलत हो गया, बाकी सही है सारे। ताप्ती नदी का कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, सही है। महानदी नदी का छत्तीसगढ़ के पठार में होता है, बिल्कुल सही है। गोदावरी का महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी जो वो गलत था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसमें लिखा है, देखिए ये देखिए, अब आया कि गंगा भी कहा जाता है ना कावेरी को। क्यों कहा जाता है, ये हिंदुओं की पवित्र नदी, हिंदू पवित्र नदी मानते हैं इसको, ठीक है। इसलिए कावेरी को भी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को इसलिए गंगा कहा जाता है गाइस, देखिए गंगा हमारी क्या है, बहुत ही बड़ी नदी है, बहुत ही पवित्र नदी है, ठीक है। तो ये क्या है, गंगा हमारी बड़ी नदी है और क्या है, पवित्र नदी है। तो अब देखिए, अब अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं तो बड़ी नदी में आ जाती है गोदावरी, ठीक है, और पवित्र नदी में आ जाती है गाइस कावेरी। तो यानी कि दोनों ही गंगा मानी जाती हैं, दक्षिण की गंगा। और क्यों मानी जाती है ये हमने देख लिया। अगर बड़ी नदी दक्षिण की गंगा की बात करी जाए और बड़ी नदी कहा जाए तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा की बात करी जाए, पवित्र नदी की बात करी जाए तो कावेरी। चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। सोन नर्मदा और महानदी निकलती है। ओके, तो गाइस इसका आंसर है अमरकंटक। तो गाइस हम एक तो जानते हैं कि सोन रिवर निकलती है, उत्तर की तरफ जाती है, गंगा में मिल जाती है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का अभी हम पढ़ चुके हैं, अमरकंटक से निकलती है। महानदी भी आपकी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो लिखा है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी। ओके, तो गाइस ऐसे आप कह सकते हैं कि जो नर्मदा है ना, नर्मदा ऐसे करके अरब सागर में गिरती है, ताप्ती आपकी अरब सागर में गिरती है, सिंधु जाके अरब सागर में गिरती है, लेकिन महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक दूसरा आप कह सकते हैं दोस्तों, क्या आप क्या कह सकते हैं कि जो अगर आप कहें कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी है, तो नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी, लेकिन सिंधु आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है नदी। तो ये देखिए दो अलग तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसलिए इस पर स्टार बना हुआ है कि आप कौन सी तरीके से बताएंगे आंसर, कि अरब सागर में गिरने वाली या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इसमें स्टार क्यों बना हुआ है, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आ गई है, तो इस कहानी को पढ़ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें लिखा है कि देखिए चलिए एक नर्मदा सिंधु ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा बनाती है। और दूसरे इसने कह दिया क्या कि इसने कहा इस आधार पर महानदी जो है 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है। ओके, ये भी एक बात सही है कि सिंधु रिवर जो है भारत के बाहर भी है, ठीक है, बाकी सब भारत के अंदर ही है। और तीसरा जो मैंने ये बताया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, 3 तो हैं, लेकिन जो सिंधु है वो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके गाइस। चलिए आपको जो समझ में आए सही मान लीजिएगा। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, महानदी। तो महानदी डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस जल्दी जल्दी करते हैं ख़त्म, 42 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जल्दी जल्दी करते हैं ख़त्म, थोड़ी सी और बची है। तो इसमें लिखा है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ओडिशा में महानदी बनाती है दोस्तों, पारादीप के पास बनाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लिखा है तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी, ये मैंने बताया भी था आपको। तो इसका आंसर है ई। तो ये जो है आपका तेल नदी महानदी की सहायक नदी है एक। ये नदी जो है मात्र 8 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। और महानदी की अन्य सहायक नदियों में भी देख लेते हैं कौन सी है। शिवनाथ है, जोंक है, हंसदो है, इब है, मांड है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में
किन में जल का अभाव है नीचे दिए गए कूट में, सही बताइए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ए है 1, 2, यानी कि साबरमती घाट और ताप्ती घाट में जल का अभाव है। चलिए यही है इतना, इससे क्या एक्सप्लेन करा जाए। देखा, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, जिनमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, ठीक है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ओके, तो गाइस देखिए ये है आपका आंसर होगा अमरकंटक, राइट। देखिए आंसर क्या है, अमरकंटक। मतलब ये 2 किन नदियों की बात कर रहा है, आइए देखते हैं। तो इसने यहाँ पे क्या, इसने कहा कि देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन और नर्मदा रिवर, ठीक है, 2 नदियों की बात कर रहा है, सोन और नर्मदा। एक आपकी उत्तर की तरफ बह जाती है, गंगा में मिलती है, और बाद में गंगा जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा, यही लिखा है, ठीक है। दूसरी इसने लिखा है नर्मदा, जो आगे जा जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, लेकिन अरब सागर में जाके गिरती है। ओके, ठीक है। तो सोन जो है गंगा से कहाँ मिलती है, पटना से पूर्व। गंगा मतलब पटना मतलब बिहार में पटना से पूर्व ये है, गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, ओके, गलत। अब दूसरा इसने लिखा है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, ओके, ये भी गलत है गाइस। देखिए अगर हम कहेंगे केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है तो कावेरी तो हो रही है। अब मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है तो गाइस नर्मदा भी हो रही है, ताप्ती भी हो रही है, तो दोनों ही गलत है, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है पाम्बार है, भवानी है, कबानी है, सब हो रही है। मध्य प्रदेश में नर्मदा है, ताप्ती है, जो है माही, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, अरब सागर में गिरती है। ओके, इसका आंसर हो गया। लिखा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो गाइस इन सब में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है आपका गोदावरी का। तो आप देख सकते हैं गोदावरी का कितना है, 98,000 के वर्ग किलोमीटर के आसपास है। महानदी का, तो किस महानदी का इसमें वर्ग किलोमीटर में लिखा है, इसमें क्या बोला है इसे एक बार फिर से देखते हैं कि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ऐसे में तो कैसे यहाँ महानदी के लिए लिखा है 1,40,1,600 वर्ग किलोमीटर है, गोदावरी का 3 लाख है, और कृष्णा का आपका 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। पता नहीं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, आंसर लिखा है गोदावरी। लेकिन गाइस ओके सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, तो गोदावरी का सबसे बड़ा है, 3,12,813 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है। लिखा है भारत का दूसरा बड़ा द्वीप बेसिन कौन सा है, मतलब है कौन सा है, आपका गोदावरी बेसिन है दूसरा सबसे बड़ा। पहला है गंगा, दूसरा है आपका गोदावरी। तो लिखा है गोदावरी जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी बेसिन भारत की दूसरा बड़ा क्या है, नदी बेसिन है, और साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अब लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे जो लंबी नदी है कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी गैस कौन सी है, गोदावरी है। तो गैस यहाँ होने वाला है कुछ खत्म जल्दी जल्दी, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा गाइस, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 44 भी आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, पेन्नार और प्राणहिता। इसमें आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी। आइए डायरेक्ट देखते हैं सहायक नदी कौन सी है। तो गाइस गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, आपकी मंजिरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला और दूधना, ठीक है। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार और जो वंशधारा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि से के लिए विख्यात है, तो कैसे इसका आंसर है चंबल। हालांकि ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा है। तो चंबल आपकी किसकी देखिए सहायक नदी है, वो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है ये, अधिकतर जो इसका पार्ट है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में। तो लिखा है चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है, और जो है उत्तर मुखी यानी उत्तर की और बहती है, और महाखंड से बहती है। मतलब ये जो जिस रास्ते से बहती है ना उसको तोड़ फोड़ दिया इसने पूरी तरह से, ठीक है, और राजस्थान के कोटा में पहुंच जाती है। तो जहाँ पर ये क्या है गांधी सागर बांध बनाती है, और चंबल नदी जो है, चंबल अपनी उत्खात भूमि
वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहते हैं। मतलब टूटा फूटा पूरा रास्ता है ये, मतलब ये इसने पूरे मालवा पठार को जहाँ जहाँ से बहती है सब तोड़ फोड़ दिया, बिल्कुल उत्खात भूमि है वो। तो गाइस इसका आंसर था चंबल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाला भी चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी इजी लगी हो, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप नए हैं वीडियोज़ देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बस इतनी सी बात है। चलिए दोस्तों, फिर यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अन्य नदियाँ। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।